के इस पूरे वीक में आपका पेपर को फाइनलाइज करेंगे आज, क्योंकि 2 आवर्स का पेपर होता है और आपको पता है कि अभी हमारी 1 आवर की क्लास है। आई थिंक ये आधा मैं आज सॉल्व कर पाऊँगा, आधा मैं कल की क्लास में सॉल्व कर दूँगा। बाकी 2 क्लासेस में मैं आपको आपके मार्क्स शेयर कर लूँगा। उसमें किसी ने अपने किसी स्पेसिफिक पेपर में कोई गलती पूछनी है तो वो पूछ ले और मुझे बता दे। तो उस हिसाब से हम इस क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा मुझे आपसे इसमें हेल्प चाहिए होगी किसी कैलकुलेशंस के अंदर, कोई कैलकुलेशंस जो होंगी। साथ में मैं इसकी मार्किंग स्कीम भी जो है वो कोशिश करूँगा कि पोस्ट करता रहूँ यहाँ पे क्वेश्चंस को ढूँढ के कि कौन से ईयर्स के क्वेश्चंस हैं ये। सो पहले तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएँगे हम बाद में। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा था कि स्टेट 1 नेचुरल एंड 1 मैन मेड ऑकरेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जहाँ तक इसमें आपके पास नेचुरल मैन मेड ऑकरेंस की बात है, तो नेचुरल में आप लिख सकते हैं लाइटनिंग एक्टिविटी, यानी कि जब बिजली गरजती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। और मैन मेड अकरेंस के अंदर इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन्स, ठीक है? ये आप आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा हुआ है इक्वेशन को बैलेंस करें, तो वो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं यहाँ से नंबर्स देख लेता हूँ। तो 4 आ रहा है बस आपके पास यहाँ पे लगाने को, बाकी तो कह रहे हैं कि ये 1 1 ही रखना है आपने। यहाँ आपने 4 रखना है, यहाँ 1 और यहाँ 1 रखना है। इसके बाद कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, तो यहाँ पे 2 प्लस है स्टार्ट में, यहाँ पे 1 प्लस है, और यहाँ पे 2 प्लस है, वहाँ पे 3 प्लस है। तो ये काइंड ऑफ डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर कम भी हो रहा है। एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करें, तो एंट्रोपी चेंज जो होता है वो आप सबको पता है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी होती है। तो एंट्रोपी चेंज इज इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्टेंट। तो
तो इन्होंने यहाँ पे इंडिविजुअल एंट्रोपीज नहीं दी हुई, तो बेसिकली आपको जो है वो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है गिब्स एनर्जी और एंथैल्पी चेंज, उससे निकालना पड़ेगा। तो दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड, इन्हें गिब्स वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस टी, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस टी वाला जो फॉर्मूला है, ये इक्वेशन फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। गिब्स की जो एनर्जी होती है पूरी फॉर्मूला के बाद वो वैल्यूज दी हुई हैं और 298 रखना है आपने केल्विन को। तो ये फॉर्मूला इन्होंने यूज किया हुआ है, इसमें इन्होंने डेल्टा एस को सब्जेक्ट बना दिया है। यूजुअली ये होता है फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस टी, ठीक है, प्लस डेल्टा एच। प्लस का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने डेल्टा एच का साइन दिया हुआ है, रिवील किया हुआ है कि डेल्टा एच आपके पास नेगेटिव है, तो फॉर्मूला इक्वेशन में माइनस में होता है, तो माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस आ रहा है। तो फाइनल जो आप आंसर कैलकुलेट करेंगे वो मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है, विच इज -3.10। और जो एंट्रोपी होता है उसका यूनिट तो सबको पता है, जूल्स पर केल्विन पर मोल होता है, जूल्स पर मोल पर केल्विन होता है। ये हर दफा ड्राइव नहीं करना पड़ता, यूनिट तो फिक्स है। आंसर जो आपके पास आ रहा है वो -0.31 आ रहा है, -0.31 आपका आंसर आ रहा है। तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये वाला होगा। तो दो फॉर्मूलाज हैं डेल्टा एस निकालने के। तो कह रहे हैं स्टेट वेदर द साइन ऑफ डेल्टा एस कैलकुलेटेड एग्रीज विद द प्रिडिक्टेड फ्रॉम योर बैलेंस इक्वेशन इन वन, एक्सप्लेन योर आंसर। नेगेटिव का मतलब है कि रिएक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव का मतलब होता है नॉट फिजिबल। और हमारे मोल्स ये कह रहे हैं कि रिएक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे 4 मोल्स हैं गैस के, और प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं। तो कभी भी रिएक्शन गैस के ज्यादा मोल से कम मोल्स की तरफ नहीं जाता, कम मोल से ज्यादा मोल्स की तरफ जाता है, क्योंकि उसमें डिसऑर्डर या एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो इसमें आंसर है यस, वो एग्री करते हैं, क्योंकि नेगेटिव एंट्रोपी चेंज इंडिकेट्स रिएक्शन is not feasible as equation shows reduction in gaseous moles on product side। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं कि रिएक्टेंट के 4 मोल हैं, प्रोडक्ट के 2 मोल हैं। तो ये बात दोनों एग्री हैं, इक्वेशन भी ये कह रही है कि नहीं होना चाहिए, और कैलकुलेशन से भी यही पता चला है कि नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर है यस, देयर इज अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, या बच्चे ने लिखा हो यस, एज मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ गैस ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी मतलब तरीके से अल्फाजों में बच्चे ने आइडिया दिया हो, किसका पता है इसका। केपी का एक्सप्रेशन है, ये एएस कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन में आया था। तो आपको पता है कि इसमें आपने राउंड ब्रैकेट्स यूज करने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज नहीं करने हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO into the partial pressure of NO2 divided by the partial pressure of N2O3, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब यूनिट्स जो आपने देना है, क्योंकि वो एटीएम है, एटीएम में है आपके यूनिट्स प्रेशर के, तो ऊपर एटीएम स्क्वायर है, नीचे एटीएम है, एटीएम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एटीएम पावर 1। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद सिर्फ आपके पास एटीएम बचेगा यूनिट। उसके बाद उन्होंने आपसे कहा है कि 1 DM³ का फ्लास्क है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और उसको उन्होंने प्योर N2O3 से भर दिया है।
at an initial pressure of 0.6 atm. At equilibrium, the partial pressure of NO2 is 0.48. Calculate the partial pressure of NO and N2O3 at equilibrium. Hence calculate the pressure of Kp. अब देखें, जो पार्शियल प्रेशर NO2 का होगा ना, वही पार्शियल प्रेशर NO का होगा, दोनों के मोल्स बराबर हैं। ठीक है, जो NO2 का पार्शियल प्रेशर होगा वही NO का होगा। जैसे इन्होंने NO2 का पार्शियल प्रेशर 0.48 दे दिया है, ठीक है, तो NO का जो है वो भी 0.480 होगा। ठीक है, और टोटल में से इन्होंने कहा हुआ है कि पार्शियल प्रेशर जो है N2O3 का, वो निकालने का तरीका है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3 जो आपके पास इनिशियली था, ओरिजिनली था, उसमें से 0.48 निकाल दीजिए, तो 0.12 आपके पास प्रेशर बचेगा। तो ये तो आपको इक्वेशन से दिख रहा है कि NO का जो पार्शियल प्रेशर है वो NO2 के बराबर होगा, तो 0.48 है। और इस वैल्यू में से जब 0.48 निकल जाएगा तो जो प्रेशर बचेगा वो 0.12 बचेगा। तो बस आपने इनकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, केपी निकालने के लिए। यानी कि आपने 0.48 इंटू 0.48 डिवाइड बाय 0.12 करना है, और आपका आंसर आएगा 1.92 ATMs। यूनिट के साथ आपने यहाँ लिखना है, ठीक है, तो ये गेटिंग द मार्क्स। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, NO रिएक्ट्स रेडली विद ऑक्सीजन। NO ऑक्सीजन से बहुत आसानी से रिएक्ट करती है, NO2 बनती है। उसके लिए आपको ये इन्होंने इनिशियल कंसंट्रेशंस वगैरह दी हुई हैं सारी, आपने ऑर्डर निकालना है इसका। तो अगर आप देखें, जब आप एक्सपेरिमेंट 1 से 2 से 3 पे कंपेयर करें पहले तो ज़्यादा बेहतर है। एक्सपेरिमेंट 1 को 2 से कंपेयर करने पे फ़ायदा नहीं है, पहले आप 2 को 3 से कंपेयर कर लें, क्योंकि जब आप 2 को 3 से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि NO तो इंक्रीज नहीं हो रहा, अ, आपका O2 डिक्रीज हुआ है, O2 हाफ हो गया है, O2 आपका यहाँ से यहाँ तक हाफ हुआ है। आप चाहें तो रिवर्स में पढ़ सकते हैं, 3 से 2 पढ़ सकते हैं कि वैल्यू डबल हो गई है। तो आपका जो रेट है ना वो भी डबल हुआ है ऑलमोस्ट, कि 1.75 अपॉन 1.75 divided by 0.87 is also a twice rate। तो हाफ हाफ, अगर ऊपर से नीचे पढ़ते हैं तो हाफ हाफ का रेशियो है, वैसे 2x का रेशियो है। 2x का रेशियो आने का मतलब है कि ये तो आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब अगर आपने NO का ऑर्डर निकालना है तो उसके लिए आप वो इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन, दोनों की इक्वेशन बनाकर आप देख लें। तो उसमें आपके पास ये कह रहे हैं कि जी सेकंड ऑर्डर निकल के आ रहा है, तो ये मुझे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे आ रहा है। तो आप क्या करें, एक इक्वेशन 1 बना लें। इक्वेशन 1 आपके पास आएगी 3.5 इज इक्वल्स टू के, वैल्यू ऑफ NO की जो वैल्यू है उसकी पावर हमें नहीं पता, और O2 की जो वैल्यू है 0.05 उसकी पावर हमें पता है 1। और इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 2 इज 1.75 इक्वल्स टू के इज 0.05 की पावर 0.1 की पावर 1। इन दोनों का रेशियो ले लें, के से कैंसिल हो जाएगा। 3.5 over 1.75 is obviously 2। 2 is equals to 2 की पावर x into
0.05 डिवाइड बाय 0.1 इज 0.5। ठीक है, अब बात यह है कि 0.5 वहां जाके डिवाइड हो सकता है 2 से। 2 डिवाइड बाय 0.5 इज 4, so that becomes 4 is equals to 2 की पावर x, so x is equals to 2। तो ये यहाँ से आपके पास प्रूव हो रहा है कि दिस इज सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, कोई सवाल बेटा, ये क्लियर हुआ क्या सेकंड ऑर्डर कैसे आया था यहाँ पे? कोई मसला किसी? ये क्लियर है सबको? किसी को मसला है तो पूछ लें। सर हम 1 और 3 लेकर भी आंसर निकाल सकते थे। जी, 1 और 3 में ये होता कि आपका जो O2 है वो कैंसिल हो जाता, सिर्फ NO रह जाता है इक्वेशन में। ठीक है, रेट इक्वेशन आपकी बनेगी K टाइम्स NO का स्क्वायर इंटू O2, ये रेट इक्वेशन बनेगी। रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आप किसी भी दो इक्वेशन में से डेटा उठा के डाल दें यहाँ पे, किसी भी इक्वेशन का रेट उसी इक्वेशन की NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू O2 की कंसंट्रेशन। तो रेट का यूनिट तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे ड्राइव होगा। रेट का यूनिट ड्राइव होगा K इक्वल टू रेट का यूनिट होता है मोल पर DM क्यूब पर सेकेंड। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर DM क्यूब का क्यूब। क्यूब इसलिए किया क्योंकि एक ऑर्डर 1 है और एक ऑर्डर 2 है, तो ओवरऑल ऑर्डर इन सबका सम होकर 3 हो रहा है। 3 जो है वो 1 से सिंप्लीफाई हो रहा है और आपके पास ओवरऑल यूनिट बन रहा है मोल इनवर्स टू DM6 पर सेकेंड। तो ये आपका यूनिट हो गया मोल इनवर्स टू DM6 पर सेकेंड। और K की जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली आप किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालें तो 7000 आ रही है। यू गेटिंग 3 मार्क्स फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि NO reacts with iron pentacarbonyl as shown. NO and CO are both monodentate ligands. During this reaction, the coordination number of iron changes. State what is meant by the term coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स होता है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ फॉर्म हुए हुए होते हैं। ये नंबर ऑफ लिगेंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर वो मोनोडेंटेट हो तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है द नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स फॉर्म्ड विद। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी द नंबर ऑफ लिगेंड्स। बाइडेंटेट में लिगेंड्स दो लगे हुए तो उसमें डेटिव कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा क्योंकि एक लिगेंड दो बॉन्ड बनाता है बाइडेंटेट में। सो तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स होता है बेसिकली। डिस्क्राइब हाउ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द आयरन चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 5 था, ठीक है, बाद में 4 हो गया। तो पहले 5 डेटिव बॉन्ड थे क्योंकि 5 लिगेंड लगे हुए थे मोनोडेंटेट, और बाद में 4 लिगेंड लगे हुए तो 4 डेटिव बॉन्ड होंगे। Only one stereoisomer of FeCO2NO2 exists. Use this information to suggest the geometry of the
आइसोमर, सिर्फ कह रहे हैं एक आइसोमर एग्जिस्ट करता है, तो इसमें तो आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म उसकी बना सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पार्ट 1E3 का आंसर पूछा है। तो वैसे भी जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आप आंसर स्क्वायर प्लेनर देते हैं या फिर टेट्राहेड्रल देते हैं। अगर आप आंसर स्क्वायर प्लेनर देंगे ना, तो आइसोमर्स 2 हो जाएंगे। मैं समझाता हूँ कैसे। स्क्वायर प्लेनर पे ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि आप एक CO को इस तरफ लगाएं और एक CO को इस तरफ लगाएं, तो ये हो जाएगा ट्रांस, ठीक है, हो जाएगा ट्रांस। तो ऑब्वियसली एक NO इस तरफ आ जाएगा और एक NO इस तरफ आ जाएगा। एक इसका बन जाएगा सिस, एक CO इस तरफ और एक CO इस तरफ, एक NO इस तरफ और एक NO इस तरफ। अब मसला ये है कि ये इसको डिस्करेज कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे टू आइसोमर्स, दीज विल बी काउंटेड एज टू आइसोमर्स। ये इसको डिस्करेज कर रहे हैं, कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आप स्क्वायर प्लेनर देंगे आंसर, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे स्क्वायर प्लेनर या तो टेट्राहेड्रल होता है, तो स्क्वायर प्लेनर पे तो 2 आइसोमर पॉसिबल हैं। पर जब हम 1 आइसोमर की बात करें, तो 1 आइसोमर का मतलब है कि इसका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है। तो उसके लिए आपको उसकी ज्योमेट्री सजेस्ट करना पड़ जाएगी टेट्राहेड्रल, ताकि इसमें कायरल कार्बन ना आए, मतलब कायरल सेंटर ना आए। कायरल सेंटर आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ग्रुप सेम है। अब इसके अंदर कोई भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको आंसर टेट्राहेड्रल लिखना है, ठीक है। स्क्वायर प्लान एक्सेप्टेबल नहीं है इसमें। इसके अलावा इन्होंने आपसे पूछा है पार्ट F में कि एक कॉम्प्लेक्स है और उसका जो फॉर्मूला है वो है RU, उसमें एक लिगेंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लगा हुआ है, दो लिगेंड हैं जिनका नाम उसने रिवील नहीं किया, उनको सिंबल L से रिप्रेजेंट किया है, और तीन लिगेंड क्लोराइड के, टोटल 6 लिगेंड लगे हुए हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का मतलब है कि वो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसने आपको नीचे 3 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज बना के दे दी हैं। उसने हर कॉम्प्लेक्स में जो NO है उसको अपनी जगह फिक्स कर दिया और L को अपनी जगह फिक्स कर दिया, दो में से एक को, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बाकी के 3 जो है ना वो आप आइसोमर्स के बनाएं, सही है। पहले तो अगर आप L के रिस्पेक्ट से सिस और ट्रांस बनाना चाहें, L के रिस्पेक्ट से, अगर आप L यहाँ पे लगाएंगे तो ये तो L और L ट्रांस हो जाएंगे। अब अगर आप L इन 3 में से किसी भी पोजीशन पे लगाएंगे, चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, तो वो इस ऑलरेडी अटैच्ड L से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे इन दोनों में 180 का डिग्री का एंगल बनाए, ए में, ऑप्शन ए में इनके बीच 180 डिग्री का एंगल बनाए। बी में अब आप कहीं पे भी लगाएंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, आपकी मर्जी है, उसको कहीं पे भी लगा दें। मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब आपके पास बचता है, ये दो बनाना मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। प्रॉब्लम आती है क्लोरीन की। जब आप L यहाँ पे लगा देते हैं तो आपके पास जो क्लोरीन है ना, वो एक क्लोरीन यहाँ पर है, एक क्लोरीन यहाँ पर है और एक क्लोरीन यहाँ पर है, सही है। जब आप L यहाँ लगा देते हैं, एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ पर है। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि तीसरा स्ट्रक्चर क्या बने, तो उसमें यूनिक बात क्या है। तीसरे स्ट्रक्चर में अगर आप A और B को फोकस करें, तो A और B में दो क्लोरीन जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, ये दोनों 180 डिग्री हैं, बाकी सब 90-90 है। इसी तरह ये दो क्लोरीन 180 डिग्री हैं, बाकी 90-90। आप कुछ ऐसा करेंगे क्लोरीन 180 डिग्री जाए ही नहीं। अगर आप इन तीनों क्लोरीन को यहाँ लगा देंगे तो ये तीनों क्लोरीन में से कोई भी 180 डिग्री का नहीं होगा, अगर प्रोवाइडेड L यहाँ आ जाता है तो, ठीक है। तो तीनों क्लोरीन जो हैं वो 90 डिग्री के आसपास होंगे, इनमें से कोई भी 180 नहीं होगा, सारी 90 डिग्री होंगी। 180 डिग्री कोई नहीं होगा, यहाँ पे क्लोरीन में 180 डिग्री भी है।
तो ये आपका स्ट्रक्चर सी बनेगा। ये 3 आपके पास स्ट्रक्चर बन रहे हैं आंसर्स में। इसमें यहाँ पे भी आता हूँ कि यहाँ जो क्लोरीन है ये रहा, ये ट्रांस इन्होंने दिया हुआ, पहले इन्होंने एल के हिसाब से ट्रांस बना दी है, या एल के हिसाब से सिस बना दी है, बट अपोजिट क्लोरीन्स। ठीक है, ये वो क्लोरीन का स्ट्रक्चर है जो कि इन्होंने साथ में रखा है क्लोरीन्स को, और यहाँ पे इन्होंने क्लोरीन्स को 180 डिग्री रखा है। वैसे ये इसके रिस्पेक्ट से सिस है, इसके रिस्पेक्ट से सिस है, यहाँ इन्होंने सामने रखा है पर इसके रिस्पेक्ट से ये ट्रांस है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स इन्होंने बनाए। उसके बाद इसने बोला सजेस्ट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रही है। तो अब इंडिविजुअली जो आपके क्वेश्चंस के मार्क्स आएंगे, ये मैंने टेस्ट मतलब ये मैंने बता दिया, जब मैं आपको आपके टेस्ट पेपर्स रिटर्न करूंगा तो ऑब्वियसली उस तरह मार्क नहीं हुए, मैंने सबके आंसर्स पढ़े हुए हैं, उसमें से मैंने बस आपको टोटल में से मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें पेपर आपका इस तरह से आएगा कि आपके लिखा हुआ होगा कि आपके 20 में से, तुम्हारे 20 में से कितने मार्क्स आए हुए हैं, 18 आए हुए हैं, 15 आए हुए हैं, 12 आए हुए हैं। तो पहले तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर 18 आए हुए हैं और 2 मार्क की गलती है तो आप अपने 2 मार्क की गलती खुद ढूंढें कि आपके 2 मार्क कहाँ दिख रहे हैं। अगर आपको अपनी गलती मिल जाती है और आपने अभी समझ लिया है कि क्या गलती है, क्यों गलती है, तो आप मुझसे वेडनेसडे वाले दिन मत पूछें। पर अगर आपको दिख रहा है कि यार सर ने 2 मार्क कहाँ काटे हैं, मुझे तो दिख ही नहीं रहा, तो वेडनेसडे को और थर्सडे को जो है वो पेपर डिस्कशन मतलब टेस्ट मार्क्स डिस्कशन होगा। तो इस तरह फिर आप मुझसे पूछ लें कि सर वो मेरे मार्क्स कहाँ कटे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हर एक का, जब हम क्लास में होते हैं ना तो मैं बोर्ड पे सॉल्व करवा रहा होता हूँ, बच्चे सामने होते हैं, उनके पेपर चेक, उन्हें रिटर्न मिले हुए होते हैं, वो देख लेते हैं। सॉफ्ट कॉपी को चेकिंग करना मुश्किल होती है, हर एक के पेपर को मुझे यहाँ ट्रांसफर करके फिर इस तरह चेक करना आसान काम नहीं है। तो मैं यूजुअली आपका पेपर का पीडीएफ खोलता हूँ और एक एक्सेल पे फाइल बनाता हूँ कि आपका क्वेश्चन चेक किया, साथ में लिख लिया कि इतने क्वेश्चन जो हैं वो उसमें इतने इतने मार्क्स आपके कटे हुए हैं। ठीक है, और फिर वो टोटल करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। एनी हाउ, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा हुआ है कि the following table list the solubilities of hydroxides and carbonates of some of the group 2 elements। आपको पता है कि ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स की solubility नीचे जाते हुए कम होती है। ठीक है, इंक्रीज होती है solubility, और कार्बोनेट्स की solubility डिक्रीज हो रही है। एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एक्सप्लेन व्हाई द solubility of hydroxide increases down the group। इसमें आपने वही आंसर लिखना है कि नीचे जाते हुए हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी दोनों कम होते हैं क्योंकि साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखना है डाउन द ग्रुप साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। कैटायन का साइज बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होता है कि बोथ हाइड्रेशन एंड लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीजेस। हाइड्रेशन और लेटेस्ट कम हो जाती है, बट क्योंकि आपको उसको सॉल्युबल बनाना है तो आपको बताना है कि हाइड्रेशन डिक्रीजेस मोर देन लेटेस्ट। लेटेस्ट डिक्रीजेस मोर देन हाइड्रेशन, क्योंकि एनर्जी ज्यादा रिलीज करवानी है आपने। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीजेस मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी, enthalpy change of solution becomes endothermic, exothermic सॉरी। ठीक है, सॉल्युबल होने का मतलब होता है एक्सोथर्मिक।
या लिख सकते हैं आप मोर नेगेटिव। ये आपने आंसर लिखना है कि हाइड्रोक्साइड्स में इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। उसके बाद आपसे पूछा है सजेस्ट अ रीजन फॉर द जनरल डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स डाउन द ग्रुप। तो आपको ये बात सल्फेट्स में पढ़ाई गई थी, तो यहाँ पर आपने वही चीज कार्बोनेट्स पे लिख देनी है कि इन्होंने यहाँ पे उल्टा हो रहा होगा। सॉल्युबिलिटी बढ़ने की वजह होती है कि हाइड्रेशन ज्यादा डिक्रीज होती है लेटिस से, और वहाँ उल्टा बताना है आपने कि लेटिस डिक्रीजेस मोर देन हाइड्रेशन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ उसका उल्टा बताना है आपने। डिक्रीज इन हाइड्रेशन इज लार्जर देन लेटिस, यहाँ आपने उल्टा बता देना है। तो वो जो सल्फेट वाली बात हमने पढ़ी थी वो उन्होंने छुपा कर यहाँ पे कार्बोनेट पे पूछ लिया, और कुछ भी नहीं है। टॉपिक वही है, यानी कार्बोनेट पे पूछ लिया कि इस पॉइंट का उल्टा, इसका वाइस वर्सा पूछना है। यहाँ आपने लिखना है हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस more than lattice energy going down the group। जब आप ग्रुप में नीचे जाएंगे तो ये काम होगा। तो उन्होंने बेसिकली, क्योंकि ये चीज सल्फेट से पढ़ाई जाती है, वो कॉमन सी बात है, वो हटा के कार्बोनेट से पूछ ली थी। फिर पार्ट 3 में इन्होंने पूछा हुआ है when carbon dioxide is passed through a saturated solution of calcium hydroxide lime water a white precipitate of calcium carbonate is formed। ठीक है, ये लाइम वाटर टेस्ट जो होता है, यूज द डेटा इन द टेबल टू रिड्यूस फॉर ईच मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम बेरियम whether or not a saturated solution of its hydroxide could be used to test for carbon dioxide। explain your answer, no calculations are required। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है। लाइम वाटर टेस्ट ये होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है और उससे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है प्लस वाटर। सो आपने टेबल से ये गैस करना है कि अगर ये कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है तो ये दो तो लाजमी फॉर्म होंगे, बिकॉज इट इज दे आर इवन मोर इनसॉल्युबल, दे आर इवन मोर इनसॉल्युबल। इसकी तो गारंटी है, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड बन गया ना, ये टेस्ट है, तो हमें इस टेस्ट से तो पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के तो पीपीटी बनते हैं। तो अगर आप स्ट्रोंशियम कार्बोनेट या बेरियम कार्बोनेट के पीपीटी बनाएंगे तो वो तो लाजमी बनेंगे, क्योंकि वो तो उससे भी ज्यादा इंसॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं। पर मैग्नीशियम की गारंटी नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है, 10⁻³ है उसकी वैल्यू। सो यहाँ जो हम आंसर देंगे वो हम ये कहेंगे कि स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है, विल गिव प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि इनके हाइड्रोक्साइड यूज हो सकते हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड कैन बी यूज, इन्हें आप यूज कर सकते हैं एज देयर कार्बोनेट्स आर इवन मोर insoluble देन कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इनके कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट से भी ज्यादा इंसॉल्युबल हैं। इन दो को तो आप यूज कर सकते हैं, मैग्नीशियम को यूज नहीं कर सकते, उसका कार्बोनेट उससे ज्यादा सॉल्युबल है। तो यहाँ इन्होंने आंसर दिया हुआ है कि आप स्ट्रोंशियम और बेरियम को यूज कर सकते हैं और मैग्नीशियम को यूज नहीं कर सकते। वजह है कि भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, और या तो बच्चे ने ये लिख दिया हो कि स्ट्रोंशियम बेरियम इज लेस सॉल्युबल।
ठीक है, ये आपने अपने आंसर में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी पूछिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, क्योंकि देखें आपको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी दी हुई है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी दी हुई है ये। सॉल्युबिलिटी से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। 2 × 10⁻⁻⁴ सॉल्युबिलिटी दी हुई है, याद रखिएगा। इसकी सॉल्युबिलिटी है 2 × 10⁻⁴। ये सॉल्ट है 1:2 के रेशियो का सॉल्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे मैग्नीशियम फॉर्म होगा, ठीक है, +2 मोल्स हाइड्रोक्साइड फॉर्म होंगे। तो जो इसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू होगी सॉल्ट की, यानी कि ये वाली वैल्यू जो मैंने अभी सिलेक्ट की है, x के बराबर होती है, तो ये वैल्यू इसकी होगी और ये वैल्यू इसकी डबल होगी यहाँ पे वैल्यू। तो बेसिकली जो आपका एक्सप्रेशन बनता है वो आपका एक्सप्रेशन बनता है कि जी KSP इज इक्वल्स टू x इंटू 2x का स्क्वायर। तो आपका KSP बन जाता है 4x³ अगर आपने आंसर निकालना है तो आप इस वैल्यू का x का विच इज 2 × 10⁻⁻⁴ का पहले तो क्यूब करें और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करें। तो जो आपका आंसर आएगा वो आपकी KSP की वैल्यू होगी, वो आपने यहाँ लिखनी है, ठीक है। और वो अराउंड आपके आ रही है 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 11, 3.2 एक्सपोनेंट माइनस 11। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप बस अपना आंसर देखें, अगर आपका आंसर सही है, आप बेटा अभी साथ साथ मार्क करते जाएं अपने पेपर को ना, ठीक है, क्योंकि जब मैं आपको डायरेक्ट मार्क्स भेजूं तो आपको आ, पता हो कि मेरे मार्क्स इतने ही आ रहे थे, ठीक है। तो आपने पेपर को साथ साथ मार्क करते जाएं कि यहाँ मेरे मार्क्स कट गए हैं या यहाँ मेरे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा कर लें तो मेरी और आपकी शीट जो है ना वो साथ में हम टैली कर लेंगे। आप लोग क्या करें, एक काम कर लें, आप सब लोग एक एक्सेल की फाइल खोल लें या एक पेज पे लिख लें। कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो आप चाहे तो एक एक्सेल की फाइल खोल लें या एक पेज लिख लें। क्वेश्चन 1 में आउट ऑफ 20 मेरे इतने आए, और क्वेश्चन नंबर 2 में आउट ऑफ 13, अभी जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा मेरे इतने आए हैं, ठीक है। तो वो आप शीट भी मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं अपने उससे भी टैली करता रहूं कि मेरे पास आप लोगों के मार्क्स सही आ रहे हैं। उससे हमारी चेकिंग थोड़ी सी जल्दी रैप अप हो जाएगी, ठीक है। आज आप अपने ज़रा ये जो मैंने अभी आंसर्स बताए, सब बच्चे जो 24 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, आप प्लीज़ अपने आंसर्स को टैली कर लें और क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में मुझे क्वेश्चन 2 में एंड करने दें अपने आंसर्स को, अ, लिख लें। जब ये कंप्लीट होंगे तो मुझे भेजिएगा बेशक। अभी कुछ स्टूडेंट्स से मैं पूछ लूंगा ताकि मैं वेरीफाई कर लूंगा उनके मार्क्स के साथ मेरा मैच हो रहा है कि नहीं, ऑल्दो क्योंकि अभी सारे पेपर्स मेरे चेक नहीं हुए हैं पूरे। सो नेक्स्ट है पार्ट B2। State what would be observed if a few drops of a saturated solution of barium hydroxide are added। जी मुबशर, अभी जब ये पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा तो मैं ये आपको सेंड करता हूँ। अभी तो मैं आज ये 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ बेसिकली। State what would be observed if a few drops of saturated solution of barium hydroxide are added to a saturated solution of barium carbonate। Explain your answer। बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगर बेरियम कार्बोनेट में डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो पहले तो हम देखते हैं इन दोनों में से ज्यादा इनसॉल्युबल कौन है, बेरियम कार्बोनेट या बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑब्वियसली बेरियम कार्बोनेट ज्यादा इनसॉल्युबल है तो उसके पीबीटी बनेंगे, ठीक है। ये वैल्यूज देखें, बेरियम हाइड्रोक्साइड 10⁻⁻1 है, काफी सॉल्युबल है, और ये 10⁻⁻5 है, काफी कम सॉल्युबल है, ठीक है। तो आपको मिलेंगे वाइट पीपीटी, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, यू विल गेट वाइट पीपीटी। ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनेशन क्या है, बेरियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म्स, बेरियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म्स होगा ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट।
प्रेजेंस ऑफ बेरियम आयन या इंक्रीज इन बेरियम आयन कंसेंट्रेशन। इसके बाद पार्ट सी जो है ये एंथैल्पी चेंज की कैलकुलेशन है। इसमें आपसे बोला है कि एक इक्वेशन है, use the data in the table and form the data booklet to calculate the delta H formation of barium hydroxide। कह रहे हैं you might find it useful to construct a Born Haber cycle। अगर आप बनाना चाहें तो बना लें, नहीं बनाना चाहें तो भाई नहीं बनाए, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें इन्होंने आपको मैग्नीशियम की एटमाइजेशन दी हुई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन दी हुई और लेटेस्ट एनर्जी और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दी हुई है। तो बेसिकली आप क्या करें कि आप मैग्नीशियम प्लस 2 moles ऑफ हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी आप इक्वेशन बनाए। अभी ये जो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड है ना, ये ऑब्वियसली डायरेक्ट फॉर्म नहीं हुआ। ये जो हाइड्रोक्साइड है ये फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, आपको यहां पर इसको मिटाकर लिखना पड़ेगा 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन, क्योंकि इससे हाइड्रोक्साइड बनेंगे 2 मोल। यहां से आप इक्वेशन को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, यहां से आप पहले इसको एटोमाइज करेंगे मैग्नीशियम को, फिर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। यहाँ पे टॉप पर आपके पास मैग्नीशियम 2+ हो जाना चाहिए और आपके पास 2OH नेगेटिव गैसेस आना चाहिए। फिर जाके आपके पास ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी होगी -2993, लेटेस्ट एनर्जी दी हुई है। फॉर्मेशन आपके पास -925 दी हुई है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे भी हम बनाएंगे मैग्नीशियम गैस, यहाँ वैल्यू लिखेंगे हम +148। अब गैस के बाद हम यहाँ पे बीच में एक और वैल्यू लिखेंगे जिसमें हम मैग्नीशियम को बना देंगे 2+ गैस। साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखते जाएंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम एक वैल्यू को x कंसिडर कर लेंगे। ये वैल्यू जो होगी ये वैल्यू मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनने की वैल्यू होगी x, जिसको हम सब्जेक्ट बनाकर एंड में 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 1 मोल पे कन्वर्ट करना है आपने। ठीक है, इस एरिया को थोड़ा सा मैं साफ सुथरा डेवलप कर लूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए हमने इससे आगे क्या किया है। बेसिकली हमने क्या किया, इसके बाद एक स्टेप हमने लगाया यहाँ पे, उसके बाद एक स्टेप और लगाया हमने यहाँ से। फाइनल स्टेप जो है हमारा, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जी हमने मैग्नीशियम सॉलिड से मैग्नीशियम 2+ गैस बनाया। ये आपको डाटा बुकलेट से वैल्यू चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट प्लस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ आपने साथ में H2 लिख दिया और O2 लिख दिया। फिर आपने H2 और O2 से डायरेक्टली एकदम से ऊपर 2OH नेगेटिव लिख दिया। ये जो आपने चेंज किया है ना H2 और O2 को 2OH नेगेटिव में, इस वैल्यू को हम अननोन वैल्यू को x कह रहे हैं। ठीक है, या 2 मोल के लिए 2x कह दें ताकि बाद में x के लिए आप उसको 2 से डिवाइड कर दें, या 2x कह दें इसको आप। ठीक है, कि 2 मोल के लिए आपको तो 1 मोल के लिए चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज आपके पास हैं। तो 2x को फाइंड करें, उसको x में कन्वर्ट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इन्होंने क्या किया जी,
इन्होंने तो काफी छोटी वैल्यू बनाई है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज इन्होंने डाली हुई है यहाँ पे, आप भी पुट करें इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज। तो -11133 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा -133, यानी कि 2x की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो 266 आएगी। 2x आपके पास निकल कर आएगा 266। जब x में कन्वर्ट करेंगे तो -133 बन जाएगा आपका आंसर, जब आप 2x को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। और ये मैं आपको अभी जितना देता हूँ, तो आप अपना पेपर यहाँ साइमल्टेनियसली चेक कर लें और मुझे बता दें क्या हालात हैं। एक सेकंड, जब तक वो कन्वर्ट हो रहा है और आपका ग्रुप भी व्हाट्सएप पे सर्च हो रहा है, वो तो कन्वर्ट हो गया है। ये मैंने सेंड कर दिए, यहाँ तक आप चेक कर लीजिएगा, बाकी मैं इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करूँगा, ठीक है।